अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ऑडिट एंड एश्योरेंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एश्योरेंस है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एश्योरेंस क्या होता है और इस ऑडिट एश्योरेंस क्या होता है, ऑडिट एश्योरेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। इसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमारी बात स्टार्ट होती है एश्योरेंस के साथ। एश्योरेंस किसे कहते हैं? एश्योरेंस बाय डेफिनेशन कहते हैं गिविंग एश्योरेंस means offering an opinion about a specific information so that users of the information are able to make confident decisions knowing that risk of information being incorrect is reduced। अच्छा, एश्योरेंस सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन देने से क्या होता है कि जो यूज़र ऑफ दैट इंफॉर्मेशन होता है उसका कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो जाता है इन डिसीजन मेकिंग किस हवाले से, जो इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उसने जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसका जो कॉन्फिडेंस है उन डिसीजंस में वो इंक्रीज़ हो जाता है कि उसने क्या डिसीजन लेना है। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर हम ऐसे देख लें कि फ़र्ज़ करें हमने कोई कार परचेज़ करनी है, तो हम एक कार फ़र्ज़ करें हमने किसी से परचेज़ करनी है। इसमें क्या रिलेशनशिप होगा? हम बायर हैं, एक सेलर होगा। ठीक हो गया, ये दो बंदे हो गए। अब क्या हुआ कि आप तो जो कार परचेज़ करनी है, आप कोई कार के जिसको कहते हैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं है आपको, और जो आपका सेलर है जो आपको चीज़ सेल कर रहा है वो तो आपको नहीं बताएगा कि आपके कार के अंदर कोई इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको एक गुड डिसीजन लेने के लिए कि वेदर आपको कार बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको अश्योरेंस चाहिए। अश्योरेंस लेने के लिए आप एक थर्ड पार्टी पर्सन हायर करेंगे, जिस तरह एक मैकेनिक हो गया। आप उसको अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि वो उस मैटर को, उस कार को, उसके सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, उसका नॉलेज आपसे ज़्यादा है, वो प्रोफेशनल है उस फील्ड का। तो वो क्या करेगा, आपके लिए उस कार को जाके इवेल्युएट करेगा, उस कार को जाके एग्जामिन करेगा, उस कार को जाके उसके प्रोज एंड कॉन्स, आपके इस डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स, और उस कार के अंदर जो कोई वीकनेसेस हैं या वो देखेगा, उसमें कोई इश्यूज़ हैं वो देखेगा, और फिर आपको इन्फॉर्म करेगा उसके बारे में कि जी ये इश्यूज़ हैं और ये अच्छी बातें हैं इस कार। तो फिर क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप आगे डिसीजन लेंगे कि आपने कार ख़रीदनी है कि नहीं ख़रीदनी, ये बात। तो अश्योरेंस क्या हुआ कि जो आपका मैकेनिक है उसने आपको एक अश्योरेंस दी कि जी कार ऐसी है, आप ले सकते हैं या आप नहीं ले सकते। उसने आपको एक गारंटी दी, उसने आपके लिए एक जिसको कहते हैं एक चीज़ डिक्लेयर की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है अश्योरेंस इंगेजमेंट। एन अश्योरेंस इंगेजमेंट इज़ एन इंगेजमेंट in which a practitioner obtains sufficient and appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than responsible party about the outcome and evaluation of the outcome of the evaluation or measurement of the subject matter against the criteria। ठीक हो गया। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने गौर करना है। अच्छा, सबसे पहले आ प्रैक्टिशनर, यानी अगर मैंने आपको जो मिसाल दी है उसके हवाले से सोचें। आप प्रैक्टिशनर यानी आपका जो मैकेनिक है, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, वो क्या करेगा, आपकी कार को वेरियस तरीके के साथ चेक करेगा, वेरियस तरीके के वेरियस टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, वेरियस प्रोसीजर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा, ताकि उसको इस बात की एविडेंस मिले कि जो आपकी कार की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम है। ठीक हो गया। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, ताकि वो एक एंड पे कंक्लूजन दे सके, एंड पे एक आइडिया दे सके। टू इन्हेंस, वो क्यों देगा ये आइडिया? टू इन्हेंस, ताकि इन्हेंस करे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर, यानी आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस करे अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? कार की रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? उसका सेलर, जो कि क्लेम कर रहा है कि कार ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। इंटेंडेड यूजर यानी बायर का, यानी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी का, नहीं आपका, क्योंकि वो आपकी साइड पे है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी के क्लेम को इवेल्युएट कर रहा है वो। किस तरह?
अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन मेजरमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट क्राइटेरिया, और वो जो आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, आपका सेलर है, उसके क्लेम को एक सूटेबल क्राइटेरिया, हर चीज़ का हर मार्केट में हर जगह के ऊपर एक इंडस्ट्री क्राइटेरिया होता है कि आपकी फ़र्ज़ करें कार की कंडीशन इस लेवल के ऊपर होगी, इतनी रेटिंग के ऊपर होगी, जिस तरह पाक व्हील्स के अंदर होता है 8/10 होता है, इस तरह करके एक ख़ास क्राइटेरिया होता है। उसके अगेंस्ट जब तक सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, जब उसके अगेंस्ट उसको वैल्यूएट नहीं करेगा तो आपको पता नहीं लगेगा। तो वो आपका जो मैकेनिक होगा वो आपकी कार की कंडीशन को जो आपने परचेज़ करनी है उसको एक ख़ास क्राइटेरिया के मुकाबले में इवैल्यूएट करेगा, और उसके बाद उसके ऊपर क्या देगा, उसके ऊपर आपको कंक्लूजन देगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि द रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज़ रिड्यूस्ड, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको सेलर या रिस्पॉन्सिबल पार्टी दे रही है उसको, उसके इनकरेक्ट होने का रिस्क जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के एलिमेंट्स क्या हैं। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, उसके वो 5 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला स्टेप है 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट। एक हमेशा एक एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हमने पहले बात की। सबसे पहले द प्रैक्टिशनर, सेकंड के ऊपर द इंटेंडेड यूज़र एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हमारी एग्जांपल में प्रैक्टिशनर कौन था, मैकेनिक। इंटेंडेड यूज़र कौन था, आप यानी जो बायर है। और रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, सेलर। प्रैक्टिशन को होता है द रिव्यूअर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कार सब्जेक्ट मैटर है तो इसके बारे में एश्योरेंस देने वाला। अच्छा, इंटेंडेड यूज़र कौन है, कि यूजिंग द सब्जेक्ट मैटर, जिन लोगों ने सब्जेक्ट मैटर को यूज़ करना है इकोनॉमिक डिसीजन मेक करने, यानी कि आपने उस सब्जेक्ट मैटर को जिसके वाले से उसने अपना रिव्यू देना है, उसको यूज़ करते हुए आपने डिसीजन लेना है, यानी कार के वाले से आपने अपना डिसीजन लेके वेदर टू परचेज और नॉट। और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी सेलर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कार की सेल और परचेज का मामला, तो उसने तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी का जो क्लेम है उसको इवेल्युएट किया है ना उसने। तो अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, जिसने अपना क्लेम दिया है आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। सेकंड बात होती है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि जिसके वाले से बात हो रही है या जिस काम के वाले से बात हो रही है या जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसको एग्जामिनर करना है, जिसको एग्जामिन करना है प्रैक्टिशनर ने। ठीक हो गया। उसके बाद आता है सूटेबल क्राइटेरिया। अब हर चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई इंडस्ट्री नॉर्म होता है जिसके वाले से कहा जाता है। तो ये आगे उसने कहा जी कि द क्राइटेरिया विच अगेंस्ट विच सब्जेक्ट मैटर इज़ वैल्यूएटेड आइदर स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉज, रेगुलेशंस, ये सारी बात आ गई। सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन नीडेड टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ओपिनियन ऑफ द कंक्लूजन। अब देखें, जो आपका प्रैक्टिशनर है, जिसने आपको कहा, जिसने कंक्लूजन दिया कि आपकी जो गाड़ी है, जिसकी जो आपका मैकेनिक है, तो उसने कुछ एविडेंस भी इकट्ठी की होगी ना, उसने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए होंगे, उसने कुछ एविडेंस इकट्ठी होगी कि कार की परफॉर्मेंस इतनी आ रही है, हाई स्पीड पे परफॉर्मेंस आ रही है, फ्यूल एवरेज ये आ रही है, बैटरी पावर ये है, ये सारा कुछ उसने कोई टेस्ट परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट्स अचीव किए होंगे ना, जिनको वो एविडेंस के तौर पे इकट्ठा करके आपको कंक्लूजन देगा। उसके बाद आ जाता है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, और एंड पे आ जाता है जो आउटपुट ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट एक्सप्रेसिंग कंक्लूजन इन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। वो कहता है जो आउटपुट है, जो आपकी कार का जो सारा ये टेस्ट हुआ है, ये कार की सारी इंस्पेक्शन हुई है, इसके हवाले से क्या होगा, कंक्लूजन और ओपिनियन दिया जाएगा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। और ये अश्योरेंस रिपोर्ट किसने लिखनी होती है, प्रैक्टिशनर आपको इसके ऊपर साइन करके देता है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ को, ये तो हमने एक अपने सब्जेक्ट से नॉन रिलेटेड एग्जांपल के ऊपर बात की ना, इस सारे को ऑडिट के हवाले से सोचें। ऑडिट के अंदर क्या होता है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। किस तरह, ऑडिटर कौन है, एक्सटर्नल ऑडिटर, द प्रैक्टिशनर। इंटेंडेड यूज़र कौन है, इंटेंडेड यूज़र है हमारे पास शेयर होल्डर्स। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है मैनेजमेंट। ठीक हो गया। अब प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर ने सब्जेक्ट मैटर क्या है इसके अंदर, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रैक्टिशनर ने सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना है, यानी ऑडिटर ने सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना है कि वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर रिव्यू और नॉट, आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड आर ट्रू एंड फेयर और नॉट।
ठीक हो गया। और जो इंटेंडेड यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, यानी शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है इसके अंदर। और रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, यानी डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर हो गया, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सूटेबल क्राइटेरिया, अब सूटेबल क्राइटेरिया होगा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जिसके जिसके अगेंस्ट हमने सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करना है। फिर सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, अब ऑडिटर जब अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तो वो सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस उसके लिए इकट्ठी करेगा, यानी जो अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके जो टेस्ट परफॉर्म करके वो अपने सारे प्रोसेस के दरमियान जो एविडेंस इकट्ठी करेगा। इसके ऊपर हम फ्यूचर में जाके ऑडिट एविडेंस के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। और आखिर पे ऑडिटर जब अपने ऑडिट एंड जब अपनी सारा ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा, जिसमें वो लिखेगा कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने आपको एग्जांपल तो दे दी, ये इलस्ट्रेशन सेम टू सेम है जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी। अच्छा जी, आगे आ जाता है अश्योरेंस इंगेजमेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा। अच्छा जी, बात करते हैं टाइप ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट्स की। तो सबसे पहले आता है रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट एंड लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट। तो रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या होता है, गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, परफॉर्म वेरी थोरो प्रोसीजर्स टू obtain appropriate evidence including test of controls and substantive procedures, concludes that the subject matter confirms all material aspects with identified suitable criteria, gives positively worded opinion, high level of assurance। एंड वर्डिंग क्या यूज़ होती है, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये आगे उसने एग्जांपल दे दी। ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या बात कर रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट, हमें इन सब को पढ़ के पता लग रहा है कि रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट जो है उसमें जो अश्योरेंस का लेवल है वो हायर है एज कम्पेयर टू लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट। जो क्योंकि इसके अंदर काम ज़्यादा है ना, देखिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ड्रॉ कर दे ताकि रीजनेबल कंक्लूजन लिया जाए। फिर थोरो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठी की जाती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है ये ये क्लैरिफाई किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट मैटर कंफर्म्स ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स में प्रिपेयर किए गए, कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फिर पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ की जाती है, कन्विंसिंग वर्डिंग यूज़ की जाती है, फिर हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू द लिमिटेड अश्योरेंस। और ये वर्डिंग इस तरह की इस्तेमाल की जाती है, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक हो गया। अगर हम ये देखें कि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या कहती है, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही इकट्ठी की जाती है लेकिन लिमिटेड कंक्लूजन दिया जाता है। फ्यूअर प्रोसीजर्स और मेनली इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर काम किया जाता है, ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो रहे हैं, ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो रही है, यानी डिटेल के अंदर काम नहीं हो रहा, लिमिटेड काम हो रहा है। Conclusions that subject matter with respect to identified suitable criteria is plausible in the circumstances, कि मतलब इसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि all material aspects के अंदर बात ठीक है, कि given circumstances के अंदर ये ठीक लग रहा है। फिर नेगेटिव वर्डिंग यूज़ की जाती है, कन्विंसिंग वर्डिंग नहीं होती। give moderate level or low level of assurance that the assurance than the audit, मॉडरेट और लो लेवल अश्योरेंस दी जाती है। देखिए यहाँ पे अश्योरेंस में आपको क्या कहा था, रीजनेबल अश्योरेंस में लेवल हाई होता है, जबकि जो आपके पास आपकी जिसको कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस है उसके अंदर लो लेवल ऑफ अश्योरेंस दी जाती है। और देखें वर्डिंग में कितना फ़र्क है, ये जो दो बातें हैं आपको इन वर्डिंग के कंपैरिजन से समझ आएगी। इन ओवर ओपिनियन, ये सारी बात हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। इन आवर ओपिनियन क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक हो गया। लेकिन इधर आके देखिए हम कितनी लिमिटेड करके, हम अपने ऊपर कोई इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं लाइबिलिटी नहीं ले रहे, इस बात की ऑब्लिगेशन नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं नथिंग हैज़ कम टू आवर व्यू,
उधर हम कह रहे हैं इन अवर ओपिनियन नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मुरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मरे इन 31 दिसंबर आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। कि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि ये लाजमी बात है इन अवर ओपिनियन, ये हमारे ओपिनियन के मुताबिक ये बात ठीक है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन इधर हम कह रहे हैं ऐसी कोई बात हमारे सामने आई जो हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि फिनांशियल स्टेटमेंट मिडपेयरली प्रिपेयर नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव वर्डिंग वाला पॉइंट और ये प्लॉजिबल वाला और ये ऊपर जो मैंने आपको बताया कि लिमिटेड कंक्लूजन वाली बात जो है वो समझ आ गई इस वर्डिंग से। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं। तो वो कहता है द कॉन्फिडेंस इंस्पायर्ड बाय रीजनेबल अश्योरेंस रिपोर्ट इज डिजाइन टू बी ग्रेटर देन द लिमिट। वही बात जो हमने की कि जो कॉन्फिडेंस जो हमने प्रोवाइड करना है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द लिमिटेड अश्योरेंस रिपोर्ट। देर आर मोर रेगुलेशंस, वो कहता है थस देयर फोर। अब देखें जो हमने कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, जो हमने अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, जो हमने मतलब कि जो जो हमारा यूज़र है वो रीजनेबल अश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करेगा एज कम्पेयर टू लिमिटेड अश्योरेंस। तो रीजनेबल अश्योरेंस एज कम्पेयर टू लिमिटेड अश्योरेंस एक ज़्यादा ऑथेंटिक बात है और ज़्यादा कीमती बात है और ज़्यादा जिसको कहते हैं काबिल कबूल बात है। तो इसीलिए रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए उसके से रिलेटेड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड भी जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स जो होंगे, जो हम उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स कैरी आउट करेंगे वो भी ज़्यादा थोरो होंगे, क्योंकि एक चीज़ है ही डिटेल के अंदर। ठीक हो गया ना। और जो एविडेंस के वाले से गैदर करेंगे वो भी हाई क्वालिटी की होगी, मतलब उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब हमने ऊपर एक बात समझ ली कि अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होता है, अश्योरेंस इंगेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अश्योरेंस इंगेजमेंट की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे इसको इस सारी जो थ्योरी हमने ये सारी पढ़ी है इसको हम अपने ऑडिट के साथ लिंक करते हैं। कैसे भला? एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट, वो कहता है एन एक्सटर्नल ऑडिट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट। अब देखिए हमने आपको रीजनेबल और लिमिटेड क्यों पढ़ाया, ताकि हम आगे जाके एक्सटर्नल ऑडिट की बात को रीजनेबल अश्योरेंस के साथ लिंक कर दें। ठीक हो गया। आगे वो यहाँ पे स्टैंडर्ड का हवाला देता है ISA 200 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर के अंदर ये बात इंक्लूडेड है कि an external auditor engagement is to enhance the degree of confidence of the intended user in the financial statements। ISA 200 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में क्या है कि ऑडिट ने इन्हेंस करना है क्या, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द गिवन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कहता है द ऑडिट दिस इज अचीव्ड। अब ये अचीव कैसे किया जाता है? बाई एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता है ऑडिटर? इस तरह एक्सप्रेस करता है ऑडिटर एक ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि that the financial statement give a true and fair view, are fairly presented in all material respects, are prepared in all material respects in accordance to the applicable financial reporting framework। अब इसमें तीन बातें हैं जो हमने याद रखनी है। किस तरह? ISA 200 कहता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर का सबसे पहली बात ISA 200 कहता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव के अंदर आगे आ जाता है क्या, टू इन्हेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब ये कॉन्फिडेंस इन्हेंस करने के लिए ऑडिटर कैसे बात करेगा, ऑडिटर कैसे कंक्लूजन देगा, ऑडिटर कैसे ओपिनियन देगा। ओपिनियन ऐसे देगा, उसमें तीन पॉइंट्स मद्देनजर रखेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डिंग्स टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। ये तीन बातें होंगी। अच्छा जी, आगे वो कहता है ट्रू एंड फेयर से आपकी क्या मुराद है। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर कहते हैं फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ट्रू का मतलब है फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें भी आगे ट्रू 3 पॉइंट्स हैं। ट्रू क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट हो, विच कन्फर्म्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेलिवेंट रेगुलेशंस एंड एग्रीज विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। पहला क्या है कि फैक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन ठीक हो, मतलब फैक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब बाय फैक्ट वो इन्फॉर्मेशन जो है गलत ना लगती हो, गलत महसूस ना होती हो, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस, रेलिवेंट रेगुलेशंस के मुताबिक हो। फिर तीसरी बात क्या है? एग्रीज विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, जो आपके पास रिकॉर्ड्स पे हैं उनके साथ भी मैच करती हो।
ठीक हो गया। ट्रू, इस ट्रू के लिए तीन क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तीन क्वालिटीज कि फैक्चुअली करेक्ट हो, कंफर्म्स विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेलिवेंट लेजिस्लेशंस एंड एग्रीज विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अब फेयर होने के लिए भी तीन कंडीशंस है कि वो इंफॉर्मेशन क्लियर हो, इम्पार्शल हो, उसके अंदर बाइस्ड ना हो एंड अनबाइस्ड हो। क्लियर, इम्पार्शल, पार्शल ना हो, कोई हाफ ना हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। पहले क्लियर हो यानी समझने के लिए बिल्कुल क्लियर हो। इम्पार्शल से मुराद है कि हाफ ना हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। अनबाइस्ड से मुराद है कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, विच रिफ्लेक्ट्स द कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द एंटिटी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर के ऊपर। जो ऊपर मैंने आपको ISA 200 की इधर उसने बात की थी, इधर क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तीनों ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट यहाँ पे वो बताने लगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑडिटर के अकॉर्डिंग टू ISA 200, obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। क्या रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक हो गया। whether the financial statements यानी सब्जेक्ट मैटर आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, के फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। उसके बाद एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance to the applicable financial reporting framework, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर। रिपोर्ट ऑन financial statements and communicate as per required by ISAs in according to the auditor in accordance with the auditor's finding। ये बात हमने नहीं की, पहले ये बात करते हैं। तो क्या होगा कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है कि वो जो भी उसकी फाइंडिंग्स हो ऑडिट के दरमियान जो भी उसकी फाइंडिंग्स हो, जो भी उसके सामने मैटर्स आएँ, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ने जो गाइडलाइन दी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उनके मुताबिक वो चीज़ कम्युनिकेट करे किन के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करनी है, आपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करनी है, आपने किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ कम्युनिकेट करनी है, एज जैसे आपको आपके स्टैंडर्ड्स ने गाइडलाइन किया है। तो ये गाइडलाइन दिया है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हैं वो ऑडिटर के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एज़ पर ISA 200। तो आपने इसको लाजमी याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा। ऊपर वाले दो पॉइंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, नीड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। अब एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी, एक्सटर्नल ऑडिट का दुनिया में आने का मकसद क्या था, क्यों ये कंसेप्ट वजूद में आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक हो गया। तो उसकी वजह है एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी उसने जो बात की है वो एजेंसी रिलेशनशिप वाली ही की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने एजेंसी रिलेशनशिप का वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बात वही है। अच्छा, वो कहता है शेयर होल्डर्स प्रोवाइड फिनांस फॉर अ कंपनी एंड मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक हो गया। अब शेयर होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने कंपनी बना दी, लेकिन उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है या तो उनके पास टाइम नहीं है इसको रन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी, तो क्या हुआ कि वो डे टू डे रनिंग ऑफ कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। अब क्या हुआ, डायरेक्टर्स, उन्होंने आगे अपने लिए डायरेक्टर्स रखे जिन्होंने कंपनी को मैनेज करना है ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स और टू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। और नॉर्मली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ में क्या होता है, कंपनीज की जो या तो कंपनी की वैल्यू बनाना या कंपनी के प्रॉफिट्स बनाना, ये शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर आता है, ठीक हो गया। अब द डायरेक्टर्स, अब क्या होगा कि अब शेयर होल्डर्स का पैसा है, किसी का पैसा है, किसी ने उसको बनाना है। तो यहाँ पे देखें कितनी एक जिसको कहते हैं ना अनइवन सी सिचुएशन है। यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है, यहाँ पे एरर भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं जिनका पैसा है और जिन्होंने उसको लिए इसको ग्रो करना है, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि एक पार्टी का ऑब्जेक्टिव और है और एक पार्टी का ऑब्जेक्टिव और है। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। वो आगे बात करने लगे, द डायरेक्टर्स मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन टू द शेयर होल्डर्स। कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं ताकि शेयर होल्डर्स को बता सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है पर ईयर, ठीक हो गया। जो डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स अपने इंसेंटिव्स में भी आ सकते हैं। डायरेक्टर्स जो है वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के चक्रों में भी आ सकते हैं।
तो क्या होगा कि डायरेक्टर्स हैव वेरियस इंसेंटिव्स टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शो डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्या होगा कि हर बंदा अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करना चाहता है। शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो। उनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी? वो उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने से, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ होने के इंक्रीज़ होने से। जबकि डायरेक्टर्स क्या चाहेंगे? उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो। उनकी वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी? उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी बोनसेस के साथ, उनकी वेल्थ होगी उनकी रिम्यूनरेशन के साथ। ठीक हो गया? तो अब अगर फ़र्ज़ करें कंपनी से एक डायरेक्टर ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है, ज़्यादा बोनसेस ड्रॉ कर रहा है, तो लाजमी बात तो नहीं है कंपनी भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो और डायरेक्टर्स ने फिनांशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करके शो कराया हो कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ताकि उनके बोनसेस और उनके प्रॉफिट्स अच्छे अच्छे उनको मिल रहे हों, उनको अचीव हो रहे हों। तो ये वो चीज़ है जिसको देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंट रिव्यूअर एक थर्ड पार्टी होती है जिसका ना डायरेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक है ना शेयर होल्डर्स के साथ कोई ताल्लुक है। वो अनबाइस्ड पार्टी है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जिसने ये इस बात के ऊपर अश्योरिटी देनी है, इस बात के ऊपर अश्योरेंस देनी है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कि यानी एज शेयर होल्डर्स आपने जो काम डायरेक्टर्स को दिया था वो इस काम को सही तरीके से कर रहे हैं और वो जो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। ये मकसद है एक्सटर्नल ऑडिट का। मेरी बात आपको समझ आई? वो कहते हैं इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कई कंट्रीज़ के अंदर दुनिया की, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोटेड कंपनीज़ के लिए, कोटेड और लार्ज कंपनीज़ के लिए जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है कंपनीज़ के अंदर, एक्सटर्नल ऑडिट कराना जो है वो बाय लॉ है, बाय लॉ रेगुलेशन है कि एक्सटर्नल ऑडिट कराना ज़रूरी है। बाकी कुछ कंपनीज जिनके अंदर ये कंट्रीज जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स, इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपनी विल की वजह से और अपनी पावर की वजह से कहते हैं कि आप ऑडिट कराएं। और ऑडिट के बेनिफिट्स की वजह से भी कहते हैं। आगे हम ऑडिट की बेनिफिट्स के ऊपर बात करने लगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको ये बात समझ आ गई कि एक्सटर्नल ऑडिट क्यों ज़रूरी है। सीधी सी बात है ना कि एक पार्टी का पैसा है, एक पार्टी के हाथ में, तो अब क्या होगा कि दोनों पार्टीज़ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमने अपनी वेल्थ ग्रो करनी है। अब एक पार्टी अगर अपनी वेल्थ ग्रो करने की, एक पार्टी कौन है? शेयर होल्डर। उनकी वेल्थ कैसे ग्रो होगी? कंपनी की ग्रो होने की वजह से। जबकि दूसरी पार्टी कौन है जो कंपनी को मैनेज कर रही है? वो कौन है? डायरेक्टर्स। तो वो अगर अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करने के ऊपर आ जाएं तो वो हो सकता है कि वो अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करने की चक्करों में कंपनी की ग्रोथ को भूल जाएं। और अगर कंपनी की ग्रोथ को भूल गए तो वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भूल गए, तो इस शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली नुकसान के अंदर आ गए। तो अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली एट द ईयर एंड शेयर होल्डर्स को कुछ प्रेजेंट तो करना है ना कि एक साल के अंदर हमने क्या किया, तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी है। अब उन्होंने अगर फ़र्ज़ करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू किया और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को परसू नहीं किया और उन्होंने मैनिपुलेशन की, तो वो क्या करेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मैनिपुलेट करेंगे ताकि जो उन्होंने फ्रॉड्स किए वो रिपोर्ट ना हो फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल बैड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस पोर्ट्रे करें ताकि उनको इस पोजीशन के ऊपर, जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस पोजीशन के ऊपर उनको रखें ताकि वो और अचीव कर सकें, ताकि वो और कमा सकें। तो इसलिए जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें मैनिपुलेशन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसको डील करने के लिए एक थर्ड पार्टी लाई जाती है जो कि कौन है? जो कि ऑडिटर है, जो एक ऑडिट परफॉर्म करता है और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसके बिहाफ के ऊपर? शेयर होल्डर्स के बिहाफ के ऊपर। किन को? शेयर होल्डर्स को ही। ऑन किसके ऊपर? सब्जेक्ट मैटर यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसके क्लेम को? जो मैनेजमेंट है उसके क्लेम को एवेल्युएट करते हुए। आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ आई। मैंने उसको लिंक करने की बेहतरीन कोशिश की है ऊपर से, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की। ठीक हो गया जी। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के ऊपर बात करते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट को याद करने के लिए आप ये एक टर्म याद रख लें, हायर्ड, HIRED। ठीक हो गया? फर्स्ट वर्ड हायर, हायर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मोर रिलायबल, इंप्रूविंग द रेप्यूटेशन इन द मार्केट। अच्छा, अब देखें जब एक इंडिपेंडेंट पार्टी आके आपकी मैनेजमेंट, जो आपकी मैनेजमेंट ने जो बात की ना उसको कोई नहीं मानेगा। उसने कहा तो आपकी मैनेजमेंट की है, उसी ने बनाई और उसी ने आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और वही कह रही है ये ट्रू एंड फेयर है, तो इस बात को तो कोई नहीं मानेगा। अपनी गलती कौन निकालता है? जब एक थर्ड पार्टी जिसका ना कोई मैनेजमेंट से ताल्लुक है ना आपसे ताल्लुक है, वो आके आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहेगा कि ये ट्रू एंड फेयर है, तो मार्केट में आपका एक रेपुटेशन बहाल होगी। जी, थर्ड पार्टी ने इसको वेरीफाई किया, थर्ड पार्टी वेरीफाइड चीज़ है ये। ठीक हो गया?
इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन में भी वैल्यूएबल फॉर मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट जो है वो एक ख़ास मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल मैटर से भी रिलेटेड है और एक्सटर्नल मैटर से भी रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट की सोचने की ख़ास अप्रोच होती है, ख़ास स्टाइल होता है, ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसे मैनेजमेंट देख रही होती है। अब जब हो सकता है कि कुछ मैटर्स के ऊपर मैनेजमेंट उस तरह ना देख रही हो जिस तरह एक बाहर का बंदा आके देख रहा, तो इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन जो है वो मैनेजमेंट को भी हेल्प कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस एंड फ्रॉड एंड एरर बाय एक्टिंग एज अ डेटरेंट एंड ऑडिट में आल्सो डिटेक्ट बायस एंड फ्रॉड। अच्छा जी, रिड्यूसेस रिस्क। अब देखें अगर मैनेजमेंट को पता है ना कि साल के बाद ऑडिट होना है और अगर हमने कुछ फ्रॉड किया तो पकड़ा जा सकता है, तो वो कोशिश करेंगे हम फ्रॉड ना ही करें, पकड़े गए फिर और मसाइल पैदा होंगे। ठीक हो गया, ऑफेंस हो जाएगा ये। तो ये क्या होगा, ये डेटरेंट होगा किसका, बायस का, फ्रॉड का, एरर का, जो कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और एन ऑडिट, और अगर फ़र्ज़ करें ये इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने, तो ऑडिट क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा, उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। इन्हेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द टैक्स अथॉरिटीज़ एंड द लैंडर्स। वही बात आ गई मार्केट रेपुटेशन वाली, और ये सारी बात जब एक थर्ड पार्टी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबल हो जाएगी, मोर क्रेडिबल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा यूज़र्स का। अब यूज़र्स कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स के अलावा भी यूज़र्स हो सकते हैं, जहाँ टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, जो लैंडर्स हो गए। अब टैक्स अथॉरिटीज़ आपका एक, जिसको कहते हैं ना, आपकी एक रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर, टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी उस रेपुटेशन को देखते हुए आपके काफ़ी सारे मैटर्स को एवेल्यूएट करती हैं। ठीक हो गया ना। लेंडर्स आपके उस रेपुटेशन को देखते हुए आपको लोन आपका अप्रूव करते हैं कि कितना लोन आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो आपकी अगर क्रेडिबिलिटी थर्ड पार्टी अप्रूव कर रही है तो आप इनकी नज़र में भी अच्छे हो जाएंगे। Deficiencies in internal control system and may be highlighted by the auditor. Deficiencies in internal control system may be highlighted by the auditor. अच्छा, ऑडिटर ऑडिट जब करता है ना तो उसके सामने इंटरनल कंट्रोल्स का भी सारा सिस्टम आता है, तो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जो डेफिशिएंसीज होंगी ऑडिट के दौरान वो उनको भी इवेल्युएट करेगा, उनको भी देख लेगा, उनको भी हाईलाइट करेगा, जिससे फ्यूचर के लिए कंपनी और उसके ऊपर सजेशंस देगा, तो जिसके लिए फ्यूचर के लिए कंपनी अपनी उन वीकनेसेस को, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस को दूर कर सकती है। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं, इनकी बेनिफिट्स हैं किसके, ऑडिट के। तो ये याद करने चाहिए आपको, पेपर में आ भी सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आया था एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप का कंसेप्ट आ जाता है। अच्छा जी, मैंने ऊपर बात की थी आपसे एब्सोलूट एश्योरेंस का। एब्सोलूट का मतलब होता है 100%, 100%, यानी जिसको कहते हैं लाजमी तौर पे। वो कहता है सम यूजर्स इनकरेक्टली बिलीव दैट ऑडिट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द ऑडिट ओपिनियन इज अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस एंड द अदर मिसकंसेप्शंस अबाउट द रोल ऑफ ऑडिटर आर रेफर्ड एज एक्सपेक्टेशन गैप। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप अगर मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ, है एक्सपेक्टेशन गैप है कि व्हाट ऑडिट इज़ इन रियलिटी एंड व्हाट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, कि ऑडिट असल में क्या है और लोग क्या सोचते हैं कि ऑडिट क्या है। ठीक हो गया। तो उसने ऊपर बात की कि लोग सोचते हैं कि ऑडिट जो है वो एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, कि क्या, उसके आगे उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा बिलीव दैट ऑडिटर टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल बैलेंसेज एंड परफॉर्म ऑन सैम्पल बेसिस। टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन सैम्पल बेस। वो कहते हैं जी कि लोग ये समझते हैं कि ऑडिट जो है वो ऑल ट्रांजेक्शन को टेस्ट किया जाता है, ऑल बैलेंसेस को टेस्ट किया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ऑडिट जो है वो साल के एंड पे साल की तमाम ट्रांजैक्शंस को टेस्ट नहीं कर सकता, टाइम की शॉर्टकमिंग्स की वजह से, और इतना डिटेल के अंदर काम नहीं हो सकता। जो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो एक छोटे से ऑडिट टाइम पीरियड में, ऑडिट का जो टाइम स्पैन होता है उसके अंदर नहीं टेस्ट किया जा सकता तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम बैलेंसेस। जबकि ये सैम्पल बेसिस के ऊपर टेस्ट होता है, जो सैम्पल बेसिस के ऊपर टेस्ट करते हैं, और जिधर कोई, जिसको कहते हैं ट्रेंड डिटेक्ट होता है, अनयूजुअल ट्रेंड डिटेक्ट होता है, फिर उसको डिटेल में फिर देखा जाता है उसके हवाले से। तो क्या एब्सोलूट नहीं है, यानी 100% तमाम चीज़ें चेक नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद आई बिलीव दैट द ऑडिटर विल डिटेक्ट ऑल द फ्रॉड एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल, हाँ, वो कहते हैं कि ऑडिटर जो है वो इस बात के बारे में ये कोर बिलीफ है कि ऑडिटर डिटेक्ट करेगा तमाम फ्रॉड को, जबकि ऐसी बात नहीं है। कि ऑडिटर जो है उसको रिक्वायर्ड रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मटेरियल फ्रॉड एंड एरर कोई नहीं हो सकता, कोई छोटा मोटा फ्रॉड हो,
ठीक हो गया ना। तो क्योंकि हर बैलेंस हम चेक नहीं कर रहे, हम हर जो ट्रांजैक्शन है उसको चेक नहीं कर रहे, तो ये लाजमी बात नहीं है कि तमाम फ्रॉड्स ही हम डिटेक्ट करके बता सकें। हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर बात करें कि मटेरियल मैटर्स से हम इस बात के ऊपर मटेरियल मैटर का कोई फ्रॉड हमारे सामने नहीं आया। ठीक हो गया। अ बिलीव दैट ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसने प्रिपेयर किए हैं, वो ऑडिटर ने प्रिपेयर किए हैं। ये भी गलत बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना तो किसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना जिम्मेदारी है किसकी, मैनेजमेंट की। तो ये सम कॉमन एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि असल में ऐसे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑडिट वर्क, असल में जो है ऑडिट वर्क। ठीक हो गया। तो इस इन सब को कलेक्टिवली एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन के जो की पॉइंट्स हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली बात और उसकी एक्सप्लेनेशन में ऑल ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस वाली बात, फिर के ऑल फ्रॉड की डिटेक्शन वाली बात, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के ऊपर। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के लिए फिर उसने एक टर्म बताई है फायर्ड, ऊपर हमने एक टर्म पढ़ी थी हायर्ड, ये है फायर्ड। अच्छा जी, लिमिटेशन में पहली बात कहती है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स एंड अदर जजमेंटल मैटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्जेक्टिव एरियाज भी हैं और मैनेजमेंट के जजमेंटल एरियाज भी हैं। अब देखिए सब्जेक्टिविटी की तो कोई जिसको कहते हैं ना बेस नहीं होती। अब जिस जो सब्जेक्टिव मैटर है तो वो सब्जेक्टिव एस्टिमेट ही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी एस्टिमेट्स के ऊपर चल रही हैं, जजमेंटल एरियाज़ के ऊपर चल रही हैं। तो इम्पेयरमेंट के अंदर हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर को देख के वे अपनी इम्पेयरमेंट चार्ज करते हैं, जजमेंट करते हैं कितनी हो सकती है। तो ये लाजमी बात तो नहीं है ये कि बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसमें जजमेंटल एरियाज़ में तो ऑडिटर ने आके जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुआ है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ है, उसके ऊपर ही ऑडिट करना है ना, उसके हवाले से ही ऑडिट करना है ना। अब एक चीज़ सब्जेक्टिवली ही गलत है, उसका एस्टीमेट ही गलत है, उसके बारे में जजमेंट ही गलत है, तो उसमें ऑडिटर का तो कोई कसूर नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स की कोई अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस होंगी कि इनका ऑडिटर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल्स डिज़ाइन भी मैनेजमेंट ने करने हैं और उनको अप्लाई भी मैनेजमेंट ने करना है। तो इनकी कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस होंगी जिनकी बेसिस के ऊपर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई, जिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई। और फर्ज करें अगर उसमें कोई लिमिटेशन थी जिसकी वजह से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट आ गई, तो इसमें ऑडिटर की तो कोई गलती नहीं है ना। तो ये ऑडिट प्रोसेस की एक लिमिटेशन है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन from the management may have to be relied upon as only source of evidence in some areas। अब कुछ एरियाज़ के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट एविडेंस नहीं मिल रही होती, तो हम क्या करते हैं, सोली मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि जी जो उन्होंने हमें तमाम मटेरियल प्रोवाइड किया है वो मटेरियल, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट से रिटर्न ले लेते हैं। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस है कि जब हमारे पास कोई और एविडेंस का सोर्स ना बचे तो हम फिर हम लास्ट में जाकर रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है ऑडिटर की क्योंकि इसके अंदर बायसनेस का चांस हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद तो अपनी गलती नहीं बताएगी। अच्छा जी, अगली लिमिटेशन है कि एविडेंस इज़ ऑफन परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। परसुएसिव से मुराद होती है कि दैट कॉजेज अस टू बिलीव, कि मतलब 100% नहीं है, लेकिन जो शवाहिद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये काम ऐसे ही हुआ है, ये चीज़ ऐसे ही है, जबकि उसके मुकाबले में कंक्लूसिव होता है कि जो डिसिसिव कंप्लीट बात है कि यू विन यू लॉस्ट। इस तरह नहीं कि लेकिन आपके पास किसी चीज़ के शवाहिद आ रहे हों, आपके पास किसी चीज़ के इंडिकेटर आ रहे हों कि येस यू विन और यू लॉस्ट। ठीक हो गया। तो एविडेंस जो है वो हमारे पास कंक्लूसिव नहीं होती, वो हमें 100% ये डिसीजन नहीं लेके देती कि ये चीज़ ऐसे ही है। वो पर्सुएसिव होती है, वो शवाहिद होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये बिलीव करते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही है, ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट है डी, डू नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेज ओनली सैम्पल टेस्टेड। वही बात आ गई जी, हमने बताया था एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंदर जो बात की थी कि ऑल ट्रांजेक्शन बैलेंसेज को टेस्ट नहीं किया जाता, ओनली सैम्पल बेसिस के ऊपर टेस्ट किया जाता। वो कहता है इन्हीं बेसिस के ऊपर, इसी की बेसिस पे वो कहता है दीज लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मीन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड 100% गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहते हैं 100% बात को, तो कहते हैं इन लिमिटेशन की बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट जो है वो 100% गारंटी ऑफ एक्यूरेसी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, वो आगे लिमिटेशंस के अंदर फर्दर कुछ बात करते हुए कहता है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही आ गई सब्जेक्टिविटी और बाइस वाली बात आ गई। वो कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स
इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, हाँ वो कहता है जो अब फिनेंशियल प्रोसीजर्स की बात आ गई ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट में भी इनकम्प्लीट, फॉल्सिफाइड और डॉक्यूमेंट्स, वही बात आ गई इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस वाली, इनहेरेंट लिमिटेशंस वाली। इस बात को यहाँ पे उसने उस तरह एक्सप्लेन कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोवाइड किया वो इनकम्प्लीट हो, फॉल्सिफाइड हो, तो क्या होगा कि उसकी बेसिस के ऊपर जो प्रोसीजर या उसकी बेसिस के ऊपर जो हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे या उसकी बेसिस के ऊपर हम जो प्रोसीजर डिज़ाइन करेंगे वो भी सही नहीं होंगे, वो भी इनकरेक्ट होंगे, वो भी इनकम्प्लीट होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया टाइमलीनेस के ऊपर उसने बात की था। वो कहता है जी टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेवलेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिमिनिश। वो कहता है अगर फर्ज करें इन्फॉर्मेशन हमें सही नहीं प्रोवाइड की, सही टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, जिस टाइम से रिलेटेड है उस टाइम में नहीं प्रोवाइड की, या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो ये हमारे लिए जिसको कहते हैं रेलिवेंट नहीं होगी और इसकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश हो जाएगी। ठीक हो गया ना। और ये है कि जी, और ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसकी तय में जाके हर बात को एग्जॉस्टिवली देखे कि पहले क्या था, आज क्या है, और कितना इसमें फ़र्क आ गया है। तो ये भी एक ऑडिट की लिमिटेशन है। तो आज हमने अश्योरेंस इंगेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जी के टाइप ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट्स के ऊपर बात की, कंपोनेंट ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट के ऊपर हमने बात की, फिर हमने अश्योरेंस इंगेजमेंट को ऑडिट के साथ लिंक किया, फिर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की, फिर हमने ये बता दिया कि फिर हमने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिट की नीड क्यों है, एजेंसी रिलेशनशिप को हमने पढ़ा, हालांकि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है एजेंसी रिलेशनशिप का वर्ड, लेकिन ये सारा कुछ एजेंसी रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कंसेप्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद आ गया बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के ऊपर हमने बात की, फिर हमने एक्सपेक्टेशन गैप के ऊपर बात की, लिमिटेशंस के ऊपर बात की, और लिमिटेशंस के ऊपर हमने फर्दर भी थोड़ी सी बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अश्योरेंस इंगेजमेंट, उसका लिंक ऑडिट के साथ, उसकी टाइप्स और ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स और ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। और कोई बात अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट करें और लाजमी पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब करने देने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।